डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि जो खत्ते के हालात हैं उससे तेल की प्राइस इंक्रीज होंगी और महंगाई का एक तूफान आएगा, पाकिस्तान भी मुतासर होगा। महंगाई बिल्कुल होगी। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ये पहली दफ़ा ये पेट्रोलियम के टैंकर्स की तरफ से ये बंद हुई है, ठीक है, शिप में। इससे पहले दूसरे ये, और ये बहुत बड़ी CNN ब्रेक कर रहा है ना अभी 27th। ऑयल एंड गैस प्राइसेस जंप एज BP स्टॉप्स रेड सी शिपमेंट्स। ये जो है ना ये बड़ा ये बड़ी खबर है, ठीक है, ये बड़ी खबर है जिसके असर। और मैंने आपसे कहा कि वो वहाँ पर ग्रेन की जो गंदम की डील भी नहीं हो पा रही। अच्छा, एक और इसमें मामला और बिगड़ गया है। मैं चंद रोज पहले हमने जिक्र किया था कि जहाज अगवा हो गया है। अच्छा, फिर उस जहाज की खबर नहीं आई। हमने कहा था एक जहाज, कई जहाज़ों पे तो अटैक हुआ है लेकिन एक जहाज शायद हुतीज अगवा करके ले गए। अच्छा, फिर एक सन्नाटा छा गया था कि वो जहाज किधर गया, यानी क्या वो हुतीज के पास है? हुतीज के पास तो नहीं है जहाज। तो वो उस जहाज के बारे में जो है वो ये 23rd जो स्लाइड है, शिपिंग टेलीग्राफ, ये जाहिर है कि जहाज़ों के बारे में बताते हैं। तो स्पेनिश ये कह रहे हैं कि स्पेनिश नेवी ट्रैक्स इन्होंने ट्रैक कर लिया है सोमाली पायरेट हाईजैक वेसल हेरोइन को। ये सोमाली इसको अगवा करके ले गए हैं, ठीक है। और ये जो है ये जहाज़ इस वक्त सोमालिया की बंदरगाहों पर इसको सोमाली कज़ाक ले गए हैं। अच्छा, अब इस पे लोग कितने इसके बारे में मुतजाद आ रहा है, लेकिन इस पे काफ़ी बड़ी तादाद में इस पे अमला है। और इसको यमन में नहीं बल्कि इसको यमन में तो ऑलरेडी एक जहाज़ खड़ा है, एक जहाज़ अब चला गया है सोमालिया की साहिल पे। इसके ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका ने फिर, अच्छा, इसको इंडियन नेवी भी इसको बचाने आई थी, लेकिन वो जाहिर है कि कम्बैट से दूर वो रहे, लेकिन वो इसके पीछे गए होंगे, लेकिन ये फिर आगे लेके इंडियन नेवी भी वहाँ तक नहीं जा सकी, कज़ाक लेके निकल गए। वॉइस ऑफ अमेरिका इसको बता रहा है कि इंडियन नेवी शेडोइंग कैरियर लाइकली टेकन बाय सोमाली पायरेट्स इन अरेबियन सी। और ये कल थी, लेकिन लाइकली को हमने थोड़ा सा करके, लेकिन आज फिर जो टेलीग्राफ है जो बरतानिया का, उन्होंने जो 31 स्लाइड के बल्क कैरियर हाईजैक बाय सोमाली पायरेट्स एज एक्सपर्ट्स फेयर हुती अलायंस, यानी हुतीज का अलायंस जो है वो जो सोमालिया में जो जहाज़ लेके गए हैं उनका, यानी ये बहरे अमर के इधर और इधर अलायंस हो गया फोर्सेस का। तो इधर कोई जहाज़ नहीं जा पाता तो इधर की तरफ वो जहाज़ मुड़ता है तो इधर से उसको इधर से ले गए उठा के। तो इसी के नतीजे में अब वो पूरी जो एक है, आप समझें कि ये यानी दोनों का अलायंस इस तरह से हुआ है कि वो, यानी थोड़ी छोटी सी जगह है ना, तो यहाँ से जहाज ने निकलना है तो ये बाब मंदरब से तो इधर नहीं तो इधर, तो वो वहाँ ले गए। और इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने कल खदशा जाहिर किया था, जो 22nd स्लाइड मैंने दिखाई कि शायद ये टेकन बाय सूबे, तो ये वहाँ चला गया। आज इसकी कंफर्मेशन जो ये हो गई। अच्छा, इसमें जो है, इसमें एक बात अब इसमें अहम है, वो ये है कि क्या जो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसकी, क्योंकि गज़ा जंग के साथ साथ जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ वो सारे मामलात हो रहे हैं, तो ग्लोबल शिपिंग लेन्स का क्या होगा और इनमें कौन से मुल्क आएंगे साथ, क्योंकि ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन गालिबन एक अनाउंस करना है सेक्रेटरी डिफेंस ने, उसमें कौन से मुल्क आएंगे इस वक्त कौन से मुल्क इस, देखें इस वक्त इस जंग में कोई भी नहीं आएगा मेरा ख्याल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मतलब है कि फिर जाके खाना जंगी छिड़ जाए और फिर इस इलाके, मतलब एक जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग का ख़त्म होना ज़रूरी है, या एक नए महाजों का, नई जंगों का रिस्ट्रेन किया है। ये जो है ना इराक के अंदर भी जो अटैक्स हुए हैं एनुल असद बेस पे और बाकी पे, तो एक रिस्ट्रेन है उसमें। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े कोई जंग छिड़ गई हो इराक के अंदर। उन्होंने भी आगे से जो रॉकेट आ रहे थे उनको महफूज किए और स्ट्राइक्स किए, मतलब एक लिमिटेड वॉर आप कह लें या स्ट्राइक हो रही है, उधर से जवाब इधर से जवाब इधर से। और ये हिजबुल्लाह को के बॉर्डर को ठंडा करने के लिए ये भी फ्रांस सेंटर हो गया। मसला ये कि हुतीस के लिए अब ये जब तक बुनियादी इशू चल रहा है गजा का, मैंने कहा ना जियो पॉलिटिकल गजा का, आप जियो पॉलिटिक्स में देखें तो गजा एक टाइम्स टू कम एक मॉडल है जिसको पढ़ाया जाता रहेगा कि ये क्या हुआ गजा के, क्योंकि मतलब है कि मतलब 2-3 महीने में एक इतनी सी पट्टी काबू में नहीं आई, ये क्या हुआ। और वो YS अनवर, ये मेरे टाइम्स टू कम, अब जो भी हो, अब आप उसको न्यूक्लियर बम गिरा दें, उनको जो मर्जी करना है कर दें। आज उनकी तरफ से, इस्माइल हानिया की तरफ से कहा गया है कि जितना इसराइल जंग को लंबा खींच सकता है उससे ज़्यादा हम खींच सकते हैं। इस्माइल हानिया की तरफ से आज कहा गया है
कि जितना इसराइल जंग को लंबा खींच सकता है उससे ज़्यादा हम खींच सकते हैं। लड़ाका जंगजुओं के फौज के हवाले से भी, लड़ने वाले लोग भी, और पैसा भी, और जो हिम्मत है, हौसला, वो भी। उन्होंने कहा हमारे अंदर ज्यादा है। जो नेतन्याहू कह रहे हैं ना, मैं इसको खींचूंगा 2 महीने, ने कहा तो 2 महीने ना, मैं जितना खींचना है खींच लो। तो मतलब ये धमकियां ना लगा। उन्हें तो जवाब आया। अब ऑस्टिन लॉयड आके, अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने, ये जितनी जंगें हैं इनका नुकसान जाता है यूरोप को हमेशा, ठीक है जी। और वो इमिग्रेंट्स और ये और वो सारा। तो बाकी दुनिया ने अब इसको संभालना है कि मजीद कोई जंग ना छिड़े। और उधर मैं बात जो बार बार कह रहा हूँ कि बाइडेन जो है वो उनका इलेक्शन ये पूरा जंगों के साथ ही, अब ये नहीं इनमें से किसी को क्लोज कर दें ना, किसी एक जंग को ख़त्म होती है, एक वो छिड़ी हुई है जंगें, उधर सूडान के अंदर फटा पड़ा हुआ है, उधर सऊदी अरेबिया उनकी सुलह करवा रहा है। ये वो मसले हैं जो मतलब है कि बस वो, आप देखें कितनी मुश्किलों से इराक जो है, इराक में एक हुकूमत है, ठीक है, हुकूमत मौजूद है, लोग जाते हैं आते हैं। अब इराक में आप दोबारा से, या सीरिया में, अरब लीग में लेकर आए हैं, मतलब, और बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है हिजबुल्लाह ने बड़े रिस्ट्रेन का, बहुत पीछे रह के उन्होंने मुजाहरा किया है। ईरान ने, सऊदी, सब ने। बात ये सारी कि ये इस वक्त मजीद जंगें छेड़ने का वक्त है कि यहाँ पर आप यमन के अंदर दोबारा जंग छिड़ दें, ऑस्टिन लॉयड, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कोई ऐसे ही मेरे ख्याल से कि कोई जैसे 153 वाला बना हुआ है ना कि पीस रहे, ये ग्लोबल जो आपकी सप्लाई चेन है ये मुतासर ना हो, क्योंकि इसमें बड़ा दुनिया, देखें ना आपके पास गंदम, पाकिस्तान में देख लें ना, गंदम भी बाहर से आ रहा है, तो तेल भी बाहर से आ रहा है, तो दालें भी बाहर से आ रही हैं, तो ये भी बाहर से आ रहा है, तो वो भी। तो अगर ये आपके बंदरगाहों पे रुकते हैं जहाज आके, तो वो उसके नतीजे में हम एक हद तक तो हमारे पास ये शुक्र है कि हमारे पास ज़मीनी रास्ते भी हैं, लेकिन बहरहाल वो लंबे और पेचीदा हैं। तो इशू ये है कि, और वहाँ से तेल और ये चीज़ें तो नहीं आ सकती। तो ये इशू है कि इसको कैसे अब मैनेज करना है। पूरी दुनिया ज़ाहिर है इस पर, और फार ईस्ट के मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। ये जो मशरिक़ी बैत के ममालिक हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। शिपिंग लेन्स अगर पूरी ऊपर से आती हैं, कीमतें बढ़ेंगी वहाँ पे, और तो इसको मेरा ख्याल है कि उम्मीद करते हैं कि जो पोलैंड में मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पे पहुँचें, नेतन्याहू हुकूमत का कोई कुछ करें, उधर जो फ़लस्तीनी हैं उनके पास जो लोग हैं उनको छुड़ाया जाए। ये जो 20,000 का इशू है ना, 20-22 हज़ार शोहदा, अगर तो ये गलत होता ना कि वो जनाब अगवा करके ले गए हैं और उसके नतीजे में कोई डायलॉग चल रहा है, ये इन्होंने जो बॉम्बिंग करके जो बेगुनाह मार दी है, इन्होंने सहाफ़ियों को मार दी है, इन्होंने एड वर्कर्स को मार दी है, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद अभी तक लगे हुए हैं कि कंसंट्रेशन कैंप बना देंगे और म्यूजियम बनेगा और दुनिया देखेगी और टिकट लगा देंगे गज़ब। इस तरह की अगर ये बक बंद नहीं करते तो उसके नतीजे में मामला तो ख़राबी की तरफ जाते हैं। और ये जो मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा, उसमें बात कर लूँ। ये जो डम बम्स होते हैं ना, कि जो अनगाइडेड बॉम्बिंग, ये द्रेसदां का एक शहर है जर्मनी के अंदर, उस पर ये बॉम्बिंग हुई थी दूसरी जंग अजीम के दौरान। अगर हम उस ज़माने के पेपर्स दिखा सकें, द ब्लास्टिंग ऑफ द्रेसदन, ये द्रेसदन में अमेरिकन और ब्रिटिश जहाज़ों ने बॉम्बिंग की थी, और द ब्लास्टिंग ऑफ द्रेसदन, और उसमें, और फिर क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर उस ज़माने का दिखाएं तो अलाइड बॉम्ब्स 8 सोवियत ड्राइव ऑन द्रेसदन। तो द्रेसदन का जो शहर है जर्मनी का, वहाँ पे बयान होता है कि 25,000 लोग 3 दिनों में वहाँ पे, ये डम बॉम्बिंग होती है ना, अनगाइडेड, इधर भी फेंको उधर भी फेंको। और वो एक बहुत खौफनाक चीज़ है कि अब आप जब इस तरह की बॉम्बिंग करते हैं कि जो अनगाइडेड होती है, ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स जब हो रही थी ना अमेरिकन की, उसमें भी सिविलियंस मर रहे थे। तो अगर आप बिल्कुल सिविलियंस का सोचेंगे नहीं है कि बॉम्बिंग ही करते गए, तो ये अपनी जगह एक 60% जो बॉम्बिंग हुई है वहाँ पे, तो वो तो इन्होंने वाइट फॉस्फोरस भी इस्तेमाल किया और ये भी किया। और ये मैं उसमें आखिरी सिर्फ स्लाइड दिखा दूँ कि रेजिडेंट डेड पुट है 70,000, लेकिन बाद में इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि शायद 1 मिलियन डेड पुट एट 70,000, कुछ कहते हैं कि इसमें वहाँ पर ये 3 दिनों में जो है ये कुछ कहते हैं 70,000, कुछ कहते हैं 2-3 लाख, कुछ कहते हैं 25,000, मुख्तलिफ लोग। लेकिन ये जो रेजिडेंट का वाक़या है उसके बाद ये पहली दफ़ा, और फिर इसके ऊपर एक पूरी किताब भी आई हुई है फायरस्टॉर्म के नाम से, द बॉम्बिंग ऑफ ड्रेसडन 1945। तो अगर किसी ने ये पूरा एक मलबा बना दिया था उस शहर को, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि इस तरह की
बॉम्बिंग हमने नहीं करनी, शहरों को इस तरह तबाह नहीं करना। तो उसके बाद अब ये हुआ है गज़ा में, और साथ ही वो कह रहे हैं कि इसको वो बना दो जो कि इसको म्यूज़ियम बना के जो दूसरी जंग अज़ीम में जिस तरह हुआ था तो वो कंसंट्रेशन कैंप बना दो। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक कोई बेहतर खबर आएगी और ऑस्टिन लॉयड कोई अच्छा मैसेज लेकर आए होंगे और ये जंग बंदी की तरफ जाएगी दुनिया, और ये शिपिंग लेन्स वगैरह ये भी खुलेंगी, उम्मीद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।